बेटा आप सभी को याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बहुत ही फिजिक्स में इम्पोर्टेंट डेरिवेशन किया हुआ था जो कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलेट करता है एंड दैट वाज I इज इक्वल टू NEAVD और उससे रिलेटेड और भी बातें समझी थी। आज हम लोग एक नए आर्टिकल को देखेंगे जिसका नाम है मोबिलिटी, गतिशीलता। मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक तार में अगर हमको करंट फ्लो करवानी है तो उसके लिए उसमें चार्ज कैरियर्स का चलना बहुत ज़रूरी है। चार्ज कैरियर चलेगा तो करंट फ्लो होगी। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं आप सब जानते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जिस पर प्लस या माइनस किसी भी प्रकार का चार्ज हो और वो जब चले तो करंट को डेवलप कर सके उस कंडक्टर में, ऐसे पार्टिकल को हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स में डिफरेंट टाइप के चार्ज कैरियर्स की हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो अगर चार्ज कैरियर मटेरियल में चलेगा तो करंट डेवलप होगी। अब बात यह आती है कि चार्ज कैरियर क्यों चलेगा, आखिरकार क्यों चलेगा चार्ज कैरियर? तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जो चार्ज कैरियर होगा उसको चलाने के लिए हम कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे सोर्स ऑफ वोल्टेज से, बैटरी से। पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा सॉरी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ईच एंड एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन विल फील अ फोर्स, कि उस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देगा, और जब चलेगा तो उसके चलने से करंट बनती है। और आप तो जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड से लगाने से फोर्स लगता है और फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उस सिचुएशन पर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ऑलरेडी थर्मल वेलोसिटी से बड़ी तेज स्पीड में चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उनमें ड्रिफ्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने उसका ड्रिफ्ट नाम रखा था। क्यों नाम रखा था? क्योंकि वैसे बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम थर्मल स्पीड कहते हैं। आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड उनके पास उन पर जो एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से वो बहुत तेज स्पीड में नहीं चलते हैं, लेकिन उस फोर्स की वजह से उनमें एक ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्योंकि थर्मल वेलोसिटी की ना तो कोई निश्चित दिशा होती है और ना ही तो कोई निश्चित परिमाण होता है, इसलिए थर्मल वेलोसिटी से करंट नहीं बनती। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, वो स्पीड भले ही बहुत कम होती है, बहुत थोड़ी ड्रिफ्टिंग उनकी होती है, लेकिन क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में गति कर रहे होते हैं, इसलिए वो करंट को बनाती है। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है। और भी हमने एक चीज देखी कि अगर अलग अलग मटेरियल्स हम लेते हैं, अलग अलग मटेरियल लें, हम कॉपर लेते हैं, हम एल्यूमिनियम लेते हैं, हम सिल्वर लेते हैं, हम गोल्ड लेते हैं, तो इन सब मटेरियल्स में डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स लेते हैं और उनमें हम अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हर मटेरियल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग आपको मिलती है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग मटेरियल होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है। सभी मटेरियल्स में और सभी चार्ज कैरियर्स के, चार्ज कैरियर भी देखिए एक से ज़्यादा तरीके के होते हैं। चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी है, चार्ज कैरियर पॉजिटिव चार्ज भी है, वो वाला एटम जिससे इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल गया है। एक पूरा एटम है, इसका नेट चार्ज 0 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल गया तो ये जो एटम बचा इसके पास प्लस चार्ज है, तो इसकी भी अपनी कोई ना कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। आयंस की भी अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से हर मटेरियल में हर चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात ही आती है
कि अगर हर मटेरियल में, डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होती है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती किससे है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों के बीच हमने एक रिलेशन बनाई, एक क्वांटिटी हमने बनाई, और उस क्वांटिटी का नाम रखा गया मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज द क्वांटिटी विच रिलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सभी याद रखें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेशों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स अनुगमन वेग के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है मोबिलिटी। और मोबिलिटी हमको क्या बताती है? तो मोबिलिटी बेटा हमको ये बताती है कि अलग अलग चार्ज पार्टिकल की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें क्रिएट होती है। ठीक है, मोबिलिटी हमको क्या बताएगी? अलग अलग मटेरियल अलग अलग हो सकता है, कभी कॉपर हो सकता है, कभी एल्यूमिनियम हो सकता है, कभी सिल्वर हो सकता है, कभी गोल्ड हो सकता है। अलग अलग मटेरियल्स पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाई करेंगे तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, ये मोबिलिटी से हमको पता लगेगा। अब हम आते हैं कि मोबिलिटी कहते किसको हैं। सबसे पहले मोबिलिटी किसकी होगी? आप याद रखें, जो मोबिलिटी होगी, जो गतिशीलता होगी, ये बेटा किसी न किसी आवेशित कण की होगी, चार्ज कैरियर की होगी, आवेश वाहक की होगी। ठीक है, किसे कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो हमने क्या किया, हमने कोई भी एक मटेरियल ले लिया, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, कोई भी एक मटेरियल ले लिया हमने, उस मटेरियल के दोनों सिरों के बीच हमने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हमने 1 न्यूटन पर कूलॉम का विद्युत क्षेत्र लगाया। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो 1 विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, 1 न्यूटन पर कूलॉम का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, 1 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, और देखा कि उसमें जो अलग अलग प्रकार के चार्ज कैरियर्स आए वो कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, कितना उनमें अनुगमन वेग क्रिएट हो रहा है। बात समझ आ रही है सभी को? मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि मैंने एक मटेरियल लिया, ये कोई भी मटेरियल हो सकता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कोई भी मटेरियल हो सकता है। इस मटेरियल के दोनों एंड्स के बीच में हमने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उसके अंदर जो भी चार्ज कैरियर्स हैं उनमें जितनी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप हो गई उसको ही हमने बोला मोबिलिटी। उस पदार्थ में उस आवेश वाहक की गतिशीलता हमने उसको बोला। ठीक है, तो हम चाहें तो इसकी परिभाषा बना सकते हैं। क्या? अभी मैंने क्या बताया? एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर आवेश वाहक में जितनी अनुगमन वेग उत्पन्न हो जाता है उसे हम उस पदार्थ में उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मैंने एक कंडक्टर लिया, और इस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस कंडक्टर के, और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस ऑल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दोनों सिरों के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित हुआ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E है। और यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। तो हमने क्या देखा? E इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, E इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट हो रही है? आंसर है VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें डेवलप हो रही चार्जेस पे। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी? अगर हम यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे
तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी दैट विल बी Vd अपॉन ई। और अभी हम बार बार बात कर रहे थे आपसे कि एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने से आवेश वाहक में जितना अनुगमन वेग उत्पन्न होता है उसे ही हम बोलते हैं गतिशीलता। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी Vd अपॉन ई, और इसी को बेटा हम बोलेंगे मोबिलिटी। तो ये मोबिलिटी होती है, आपको याद रखना है। अब हम चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। मोबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी पदार्थ में एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से उसके अंदर उपस्थित आवेश वाहकों में जितना अनुगमन वेग उत्पन्न होता है उसे हम उस आवेश वाहक का गतिशीलता कहते हैं। हम चाहें तो इस डेफिनेशन को बना सकते हैं, लिख लेते हैं। किसी पदार्थ के दोनों सिरों के बीच एकांक विद्युत क्षेत्र, किसी पदार्थ के दोनों सिरों के बीच एकांक विद्युत क्षेत्र मीन्स यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पदार्थ के दोनों सिरों के बीच एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से उसमें उपस्थित आवेशवाहक जितने वेग से अनुगमित होते हैं, अनुगमित मीन्स ड्रिफ्ट होते हैं, जितने वेग से अनुगमित होते हैं उसे ही उस पदार्थ में उस आवेशवाहक उस आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, और अभी मैंने बताया भी, मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर मेरे पास कोई भी एक मटेरियल है, उसके दोनों सिरों के बीच में हम यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, फिर उसके अंदर के चार्ज कैरियर्स में जितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी उसी को हम बोलेंगे, उस चार्ज कैरियर की उस मटेरियल में मोबिलिटी उसको बोलेंगे, गतिशीलता बोलेंगे। वही मैंने लिखा, किसी पदार्थ के दोनों सिरों के बीच एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से उसमें उपस्थित आवेशवाहक जितने वेग से ड्रिफ्ट होते हैं उसे ही उस पदार्थ में उस आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। आपको मैं बताऊं कि गतिशीलता को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। Vd से नहीं, म्यू से। Vd से तो अनुगमन वेग को प्रदर्शित करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? अभी आपने देखा कि अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका अनुगमन वेग Vd है, तो उस आवेशवाहक की गतिशीलता, यदि किसी पदार्थ में
यदि किसी पदार्थ में कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसमें उपस्थित आवेशवाहकों का अनुगमन वेग Vd है। अनुगमन वेग Vd है तब उस पदार्थ में उस आवेशवाहक की गतिशीलता, तब उस पदार्थ में उस आवेशवाहक की, उस पदार्थ में उस आवेशवाहक की गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि मुझे अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से Vd अपॉन E ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी दैट इज द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ द चार्ज कैरियर एट दैट मटेरियल। तो ये मोबिलिटी का फॉर्मूला बना, उसका सिंबल। अब हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि इसकी यूनिट क्या होगी मोबिलिटी की, बिकॉज दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू मोबिलिटी। सबसे पहले मैं यूनिट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, दैट व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। आप भी सब जानते हैं Vd ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग है, और वेग का यूनिट सभी बच्चे जानते हैं। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने दो यूनिट पढ़े हुए हैं, एक पढ़ा हुआ है वोल्ट पर मीटर और एक पढ़ा हुआ है न्यूटन पर कूलॉम। तो हम एक काम करते हैं, पहले वोल्ट पर मीटर रख करके इसका यूनिट बनाते हैं, वोल्ट पर मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और ये मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय, ये नंबर पलट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन वोल्ट। इस तरह से इसका यूनिट बना मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वेयर, वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड। ये मोबिलिटी का आवेशवाहक की गतिशीलता का यूनिट है। हम चाहें तो एक यूनिट इसका और निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा भी यूनिट होता है, तो अगर हम उसको रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की जगह पर तो हम मोबिलिटी की एक दूसरी यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से देखें। सबसे पहले Vd का यूनिट क्या होगा, अदर यूनिट। Vd का यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलॉम। न्यूटन पर कूलॉम। ओके, अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मीटर अपॉन सेकेंड इनटू ये नंबर पलट जाएगा, तो ये नंबर पलट जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें कूलॉम और अपॉन में मिल जाएगा न्यूटन। ओके, अब इनकी भी आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं, जैसे कि मीटर अपॉन सेकेंड
ये तो हमने वैसा ही लिखा रहने दिया। कूलॉम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। Q इज इक्वल टू आई टी, एंड इफ Q इज इक्वल टू आई टी तो हम कूलॉम की यूनिट लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। आई टी। न्यूटन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और फोर्स को अगर हम एमकेएस सिस्टम में चेंज करेंगे तो क्या यूनिट बनेगा इसका? F इज इक्वल टू MA किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो वो सेकेंड स्क्वायर पलट करके ऊपर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? यहाँ पर बचा एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। ये एक यूनिट हमें मिला, एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। तो हमने देखा मोबिलिटी के दो यूनिट्स, एक हमने देखा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, एक दूसरा यूनिट हमने देखा एम्पियर सेकेंड स्क्वायर पर किलोग्राम। अब हम चाहें तो इसी से हम मोबिलिटी की डायमेंशन भी बना सकते हैं। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं क्योंकि अब मुझे मोबिलिटी की डायमेंशन बनानी है। तो कोई भी मटेरियल ले लीजिए, मटेरियल का कंडक्टर आप बनाइए और उसके दोनों सिरों के बीच में यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से उसके अंदर जो भी चार्ज कैरियर हैं वो जितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होंगे उसे ही वो अगर 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होंगे तो 0.1 मिलीमीटर जो उसमें ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी आएगी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, उसी को हम उस चार्ज कैरियर की मोबिलिटी कहेंगे। अगर हमने एक दूसरा मटेरियल लिया, उसके दोनों सिरों के बीच यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से उसके भीतर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी 0.12 मिलीमीटर पर सेकेंड। ऐसी सिचुएशन पे इस पदार्थ की अंदर जो वो चार्ज कैरियर है उसकी मोबिलिटी कितनी? उसकी मोबिलिटी 0.12। तो मोबिलिटी का ये मीनिंग है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। डायमेंशंस बनाते हैं, विमीय सूत्र क्या बनेगा? डायमेंशंस तो हम यूनिट से ही बना सकते हैं। जैसे ये यूनिट मुझे दिख रहा है, इसी से मैं इसकी डायमेंशन बना के आपको दिखा देता हूं। एम्पियर का डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर का डायमेंशन A, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का डायमेंशन होता है T, और सेकेंड स्क्वायर है तो T स्क्वायर हो गया अपॉन किलोग्राम। किलोग्राम का डायमेंशन होता है M। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा M माइनस 1AT स्क्वेयर। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ पर्टिकुलर मीडियम। ओके, तो ये विमीय सूत्र आ गया। अब हमने देखा कि एक मटेरियल के भीतर दो तरह के चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं। सॉलिड मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी सॉलिड कंडक्टर हैं, सॉलिड मटेरियल्स हैं। इनके अंदर बेटा दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। कौन कौन से दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं? एक तो चार्ज कैरियर जो होता है, आपने देखा कि उसके भीतर एटम है, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा एनर्जी की वजह से फ्री हो गया, अलग हो गया। तो जब ये अलग हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन अलग हुआ उस पर नेगेटिव चार्ज है, सभी स्टूडेंट्स को पता है। और जिस एटम से ये अलग हुआ है उस पर भी तो चार्ज क्रिएट हो जाता है, उतना ही चार्ज डेवलप हो जाता है। आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। मैं फिर से आपको बता दूं कि हमारे पास एक एटम है, एटम का नेट चार्ज 0 है। एनर्जी की वजह से इसकी आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल के छिटक के बाहर हो जाता है।
मटेरियल से बाहर तो नहीं चला जाता ना, मटेरियल में ही है, एटम से केवल अलग हो जाता है बस। अब जैसे एटम से अलग हुआ तो ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जिस एटम से ये अलग हुआ उसका ये बचा हुआ पोर्शन है, इस बचे हुए पोर्शन पर भी तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है उतना पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो छिटक के इलेक्ट्रॉन अलग हो गया इसका तो नाम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिस एटम से ये अलग हो गया वहाँ एक जगह खाली हो गई है, वहाँ पर एक वैकेंट प्लेस आपको मिलेगा और हम इस पूरे को बोलेंगे होल। ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना एटम का, इसका हमने क्या नाम रखा, होल हमने नाम रखा। हिंदी में इसको हम बोलते हैं कोटर, या हिंदी में इसको छिद्र भी बोला जाता है। तो आज के बाद आपको ये भी सभी बच्चों को याद रखना है कि होल क्या होता है, कोटर क्या होता है, छिद्र किसको बोलते हैं। मैं बता दूं फिर से कि एक एटम है, उसका नेट चार्ज 0 है, इससे एनर्जी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर हो जाता है। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन होता है एटम का, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुका है और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इस बचे हुए हिस्से को हम बोलते हैं होल। कोटर बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं, होल बोलते हैं, ये इसके नाम है। तो इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, दोनों चार्ज कैरियर्स हैं। अब अगर दोनों चार्ज कैरियर्स हैं तो दोनों की मोबिलिटी कुछ ना कुछ होगी। तो देखते हैं क्या मोबिलिटी उसकी होती है। इससे पहले मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं। आप बच्चे देख रहे हैं कि मोबिलिटी के फॉर्मूले में वीडी आता है। मोबिलिटी के फॉर्मूले में वीडी आता है। वी नो दैट the mobility of a charge carrier mobility of a charge carrier mu is equal to फॉर्मूला भी अभी आपने देखा है Vd अपॉन E होता है। अब आप सभी बच्चों को ये भी याद होगा कि अभी हाल ही में पिछली क्लासेस में ही हमने Vd के फॉर्मूले को डिराइव किया हुआ है। बट Vd ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू, हमने Vd का फॉर्मूला फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाला था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये फॉर्मूला क्या आया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला आया था माइनस E इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन ये Vd का फॉर्मूला किसके लिए था, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर। कोई भी चार्ज कैरियर है, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी चार्ज कैरियर है, बाई चांस वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी चार्ज कैरियर है, तो उसके लिए Vd का फॉर्मूला क्या होगा। आपने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहां पर माइनस ई आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है। अगर कोई दूसरा चार्ज कैरियर है जिसका चार्ज Q के बराबर है, तो हम माइनस ई को हटाकर यहां पर क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे, QE अपॉन M मास ऑफ दैट चार्ज कैरियर इनटू टाउ। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए। और मैं फिर से एक बार बता दूं कि Vd के लिए हमने जो ये वाला फॉर्मूला निकाला था, दैट फॉर्मूला इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज कैरियर, दिस मे बी एनी चार्ज कैरियर। तो अगर उस चार्ज कैरियर का चार्ज Q है तो वो चार्ज Q हम कहां पर अप्लाई करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। फॉर इलेक्ट्रॉन वी हैव यूज्ड माइनस E बिकॉज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस E। So for any charge carrier we can use Q in place of minus E, क्योंकि किसी भी चार्ज कैरियर का अगर चार्ज Q है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E हटाएंगे और उसकी जगह उस पार्टिकल का, उस चार्ज कैरियर का चार्ज यहाँ पर हम रख देंगे। तो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं तो
चार्ज कैरियर की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, केवल बताने के लिए कि डिराइव किया था, आपको याद आ जाए मैंने इसको लिखा है। देयरफॉर मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर विल बी, इसको मैं यहां नोट कर देता हूं, म्यू विल बी इक्वल टू वीडी अपॉन ई है, वीडी की जगह मैं इसे लिखूंगा क्यू ई अपॉन एम इंटू टाउ, क्यू अपॉन एम इंटू ई इंटू टाउ, ये तो वीडी की जगह पर हो गया। इसके बाद अपॉन में अभी मुझे क्या लिखना है, ई लिखना है, वीडी अपॉन ई। आप ध्यान से देखें, ई से ई कैंसल हो गया, मोबिलिटी का फॉर्मूला है क्यू अपॉन एम इंटू टाउ, ये मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर हमको मिला। बेटा इसमें एक चीज आप देख सकते हैं, ये मोबिलिटी का चार्ज मोबिलिटी है किसी चार्ज कैरियर की जिसका चार्ज क्यू है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो मैं इस क्यू की जगह माइनस ई लिख दूंगा, फिर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी आ जाएगी। आप एक चीज देख सकते हैं कि जो मोबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, तो आप खुद यहां से देखें, जो मोबिलिटी है वो इस चार्ज कैरियर के मास पर डिपेंड करती है। मोबिलिटी रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है। अगर किसी मटेरियल में रिलैक्सेशन टाइम चार्ज कैरियर्स का कम है तो वहां मोबिलिटी भी कम होगी। किसी चार्ज कैरियर का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम होगी, मास ज़्यादा होगा मोबिलिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी होगी तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको एक नज़र देख लेते हैं ज़रा। ये तो एक जनरल फॉर्मूला बना, हाँ इसमें एक चीज़ बेटा मैं बताना चाहता हूँ, यहां सारे सिंबल्स आप पहचानते हैं। Q आवेश वाहक का आवेश है, M क्या चीज है, आवेश वाहक का द्रव्यमान, Q है आवेश वाहक का आवेश, आवेश वाहक का आवेश, स्मॉल m है आवेश वाहक का द्रव्यमान, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन पीरियड, श्रांति काल। ओके, अच्छा एक चीज और मैं यहां बताना चाहता हूं, ये जो आप देख रहे हैं Q अपॉन M, Q अपॉन M, इसे बेटा ये एक बड़ी यूनिक क्वांटिटी होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, इसे हम बोलते हैं आवेश वाहक का विशिष्ट आवेश। आवेश वाहक का विशिष्ट आवेश कहा जाता है इसको, आवेश वाहक का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ चार्ज कैरियर, ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, किसी भी पार्टिकल का आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को हम उस आवेश का विशिष्ट आवेश कहते हैं। मैं यहाँ पर छोटा सा नोट करके लिख देता हूँ, आप भी इसे नोट कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी कण के आवेश किसी आवेशित कण के आवेश तथा किसी आवेशित कण के आवेश तथा उसके द्रव्यमान किसी आवेशित कण के आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को
अनुपात को उस आवेशित कण का विशिष्ट आवेश कहा जाता है। विशिष्ट आवेश कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ये क्वांटिटी आई, इसलिए मैंने बताना उचित समझा। तो आप इसको भी ध्यान रखें, किसी भी आवेशित कण के आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को उस आवेशित कण का हम विशिष्ट आवेश कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। और किसी भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी का फाइनली ये फॉर्मूला बना। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा आप देख सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर हमने निकाला। अब हम फाइंड करना चाहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी चार्ज कैरियर होता है तो उसकी मोबिलिटी Q अपॉन m इंटू टाउ। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ लेना पड़ेगा मुझे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me इंटू टाउ। ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी आ गई। अब अगर मैं मोबिलिटी फाइंड आउट करना चाहूँगा, मोबिलिटी ऑफ होल्स, जिसको मैंने अभी अभी एक नाम बताया कि इसका एक नाम छिद्र भी होता है, इसको कोटर भी कहा जाता है। ये क्या होता है? अभी अभी हमने बताया कि किसी भी मटेरियल में एक एटम है, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन छिटक के ऐसा अलग हो गया तो ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसका नाम है। लेकिन ये जो बचा हुआ हिस्सा एटम का है इसे हम होल बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोटर। तो होल भी, क्योंकि होल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है और ये एक चार्ज कैरियर है, तो इसकी मोबिलिटी कितनी होगी? इसकी मोबिलिटी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर होल का चार्ज लिखूंगा। तो होल के पास कितना चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अलग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश है इसके पास। तो इसके लिए मैं E लिख सकता हूं, प्लस E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं मास ऑफ होल, क्योंकि होल चार्ज कैरियर है उसकी निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई टाउ। ये आ गई होल की मोबिलिटी। अब एक चीज यहां पर आप देख सकते हैं, आप सभी को पहले भी बताया जा चुका है कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका मास बहुत कम होता है और जो ये एटम होता है इसका मास बहुत ज़्यादा होगा। आप खुद समझ सकते हैं बेटा, एक एटम से जब ये इलेक्ट्रॉन अलग हुआ तो केवल एक इलेक्ट्रॉन ही तो अलग हुआ, बाकी तो सब अभी भी यहाँ रखा हुआ है। तो इसको हम बोल रहे हैं होल, इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि होल का या इलेक्ट्रॉन का किसका मास ज़्यादा होगा, किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि होल का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, क्योंकि केवल इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ही तो अलग हुआ है, बाकी तो पूरा ये वैसे ही है। बात समझ में आई? तो ये चीज़ आपने देखी कि किसका मास ज़्यादा है, बिकॉज मास ऑफ होल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ भी E, यहाँ भी E, यहाँ टाउ, यहाँ टाउ, केवल दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस किस बात का है? मास का। और होल का मास बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। अब आप मुझे बता सकते हैं, अगर होल का मास ज़्यादा है तो होल की मोबिलिटी कैसी होगी? मास ज़्यादा तो मोबिलिटी कम। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसकी मोबिलिटी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो होल की मोबिलिटी होगी कम और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगी ज़्यादा। ये आप सभी बच्चों को याद रखना है, क्योंकि होल का मास बहुत ज़्यादा होता है इसलिए होल्स की मोबिलिटी कम होगी।
इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, और बाकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो तो सेम है दोनों फॉर्मूले पे। तो ये हमने मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की, मोबिलिटी ऑफ होल्स की बात की, एंड वी हैव सीन दैट द मोबिलिटी ऑफ होल्स इज़ वेरी वेरी लेस देन द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी मेटेरियल के भीतर होल्स की गतिशीलता कम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता काफ़ी अधिक हुआ करती है। इसीलिए जिनमें चार्ज कैरियर्स, जिन डिवाइसेस में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उनकी गतिशीलता ज़्यादा होती है, तो जिन डिवाइसेस में चार्ज कैरियर का काम फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं वो डिवाइसेस ज़्यादा फास्ट वर्क करती हैं। आपको ये भी याद रखना होगा। ओके, अब एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। एक आंकड़ा है हमारे पास, उस आंकड़े को मैं आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए बेटा, ये एक टेबल है आपके सामने जिसमें हमने कुछ मेटल्स लिए हुए हैं, गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन, डायमंड, और उन मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की मोबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। डिफरेंट मटेरियल्स और उनमें दो अलग अलग तरह के चार्ज कैरियर्स और उनकी मोबिलिटी की हम बात करते हैं। जैसे गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन, मैं आपको बता दूं कि बेटा ये जो गैलियम आर्सेनाइड है और ये सिलिकॉन दोनों ही सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स हैं, दोनों ही अर्धचालक हैं। आपको सेमीकंडक्टर्स पढ़ने को मिलेगा आपकी ही क्लास में, लेकिन लास्ट चैप्टर्स में आपको सेमीकंडक्टर की स्टडी करने को मिलेगा। तो ये गैलियम आर्सेनाइड है, ये सिलिकॉन, दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं। गैलियम आर्सेनाइड में जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और होल्स की है 300। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स की 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, और होल्स की मोबिलिटी है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। सिमिलरली डायमंड, सभी लोग जानते हैं हीरा, हीरे में इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, लेकिन होल्स की मोबिलिटी होती है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ओके, तो ये मोबिलिटी है। आपने देखा मटेरियल्स, ध्यान से आप देखिए, अगर हम केवल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो मटेरियल अलग अलग है, दोनों में चार्ज कैरियर सेम, दोनों में चार्ज कैरियर सेम है, लेकिन मोबिलिटी अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल अलग अलग होने से मोबिलिटी अलग अलग हो जाती है। और अगर हम एक ही मटेरियल लेते हैं सिलिकॉन और चार्ज कैरियर अलग अलग लेते हैं तो भी देखिए मोबिलिटी डिफरेंट हो गई। उसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 1350 और उसी मटेरियल में होल्स की मोबिलिटी 480। तो अलग अलग मटेरियल होने से और अलग अलग चार्ज कैरियर होने से उनकी मोबिलिटी भी अलग अलग हो जाएगी। सबसे शुरू में हमने बात की थी कि मोबिलिटी हमको क्या बताएगा, मोबिलिटी हमको बताएगा कि अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग चार्ज कैरियर्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये एक छोटा सा टेबल था, ये मुझे कहीं से मिला था तो वो मैंने आपको बता दिया है। और ये जो कुछ हमने आज पढ़ाई की इसमें हमने किसी भी आवेशवाहक की गतिशीलता के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम अपने फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दैट इज ओम्स लॉ, तो उसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।